मेहर बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया मेहर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। सारी सिचुएशन जो अब बन चुकी है पाकिस्तान में, जैसे दारुल हुकूमत में हम देखते हैं कि यहाँ तक अब दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं या कार्रवाइयाँ वो हो रही हैं, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगी? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर अभी हमें कशीदगी का सामना है। बड़ी टेंस सिचुएशन है और हम बार बार एज रिस्पॉन्सिबल स्टेट जो है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक्ट करते हुए यही बावर करवा रहे हैं पूरी दुनिया को कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल रुकना है दहशतगर्दों की हाथों, बल्कि दूसरी तरफ से भी जो प्रॉक्सी वॉर्स भारत करता है, किस तरह रॉ को इस्तेमाल करता है हमारी सरजमीन पे इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, ये काम भी रुकना चाहिए। ये नेफेरियस डिजाइन्स भारत के ये पूरी दुनिया पे अब आया हैं, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरी दुनिया के अंदर। सो इट्स अ वेरी टेंस सिचुएशन और बड़ी मुझे आज बड़ा भारी दिल है क्योंकि ये मनाजिर हम माजी में भी देख चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर इनका रिपीट आप बिल्कुल आप एक खौफ और हरास जो पूरे दारुल हुकूमत में फैलता है वो उसकी आप गूंज पूरे मुल्क में सुन सकते हैं। सो आई रियली होप कि इसके ऊपर जल्दी काबू पाया जा सकेगा, मगर ये बदकिस्मती है कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर्स एज नेबर्स हमारे पास हैं कि जो अब अपनी जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार नहीं है। कोई तहरीरी तौर पे नहीं मान रहा तो ज़बानी मान रहा है। दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि अजित डोवल हों, इनके इंटेलिजेंस चीफ्स हों, इन सब के ऑन द रिकॉर्ड इनका शफात हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर घुस के बलूचिस्तान और KPK के अंदर ये इंस्टेबिलिटी फैला के हमारी मईशत को और हमारे अमन को और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कुलभूषण यादव की शक्ल में हमारे पास एक चलता फिरता सांस लेता एक सबूत है जो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ले गए। तो एज अ सर्विंग ऑफिसर जिसने एतराफ किया कि he was involved in espionage in Pakistan. So मेरा मतलब है कि it's something जिसको अब हमें सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, सियासत पीछे करनी पड़ेगी, हर चीज को अब सरे फहरिस्त यही एक नैरेटिव, एक अज़म और पॉलिसी के हवाले से अब पार्लियामेंट को भी किरदार अदा करना है और उसको फ्रंट पेज के ऊपर लाना है कि इसके ऊपर अब हम लोग वी हैव सफर्ड टू मच। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मजीद अब हम लोग नुकसान बर्दाश्त करें और कुर्बानियां दें। आए रोज आप सुन रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं ऑपरेशंस के अंदर, लड़ते हुए सरहद पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हुए। आए रोज आप सुन रहे हैं सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही हैं। इसके इतनी एक इकोनॉमिक ब्रिंक के ऊपर हम हैं। अभी हम एक बड़ी प्रिकेरियस और गंभीर सूरत हाल से अपने आप को बचा के हम लोग अब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, जिधर माइक्रो इंडिकेटर्स भी बेहतर होने लग गए हैं। अब मैक्रो के ऊपर स्टेबिलिटी पे काम हो रही है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अभी नवंबर के अंदर ही हम लोगों ने PIA को प्राइवेटाइजेशन हतमी करनी है। दीज आर रियली बिग बेंचमार्क्स जिधर कोशिश की जा रही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन के थ्रू, फिस्कल टाइटनिंग के थ्रू हम लोग अपनी मैक्रो स्टेबिलिटी को भी यकीनी बनाएं। और ऐसी सूरत में ना ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है लम्हा फिक्री है और इस पॉइंट के ऊपर अब सब चीजों को पसे हर किस्म की तरमीम को, हर किस्म की सियासत को पसे पुश डाल के इन चीजों के ऊपर अब तबादला ख्याल करना जरूरी हो गया है कि एक ऐसी पॉलिसी मुरतब हो कि जिसके ऊपर हर कोई ऑन बोर्ड हो यूनानिमसली और तमाम कौम ऑन बोर्ड हो, इवन हत्ता कि ऑपोजिशन को एंगेज किया जाए इस लेवल तक कि इसके ऊपर सवालिया निशान या डाउट्स ना क्रिएट किए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेबिलिटी की तरफ जब जाने लेते हैं तो सूरत हाल जो वो दूसरी तरफ जाने शुरू हुई थी। कामरान शाही साहब, जिस तरह से मेहर बुखारी साहब भी कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकनॉमिक हम देखें वो भी इशारे पॉजिटिव जा रहे होते हैं और चीज़ें भी जो हैं वो हमारे इस्तेहकाम की तरफ जा रही हैं। क्या फिर दुश्मन को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही जब हमारे पर ये जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं दहशतगर्दी की, और फिर देखा जाए तो तालीमी इदारों को, बच्चों को निशाना बनाया जाता है? हमारे बच्चों से भी डरते हैं या मकासद कुछ और है इन सब के पीछे? एक्चुअली आपको पता है कि इसका जो वाक़या हुआ था, जो बच्चों के कॉलेजेस स्कूल है वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं और दहशतगर्द जो है बेसिकली तो एक बुज़दिल इंस्टिंक्ट पे है। वो दहशतगर्द कहते ही उसको है जो खुलेआम तो मर्दाना वार मुकाबला नहीं कर सकता फोर्सेस का, तो वो छुप कर कभी वो बच्चों की जगह पर कभी कोलेट्रल डैमेज, कभी घरों में घुसकर, कभी लोगों को यरगमाल बनाकर, तो वो लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर कर एक गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिस्ट ओरिएंटेड वॉरफेयर जो है उसको इनिशिएट करता है। तो ये उसी का एक उसकी कड़ी है। वाना का जो कैडेट कॉलेज ऑब्वियसली वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने बड़े होकर पाकिस्तान की कमान संभाल ली है, पाकिस्तान सरहदों के मुहाफिज बनना है, तो एक बुज़दिलाना एक्ट है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है
या पाकिस्तान की जो रियासत है वो इस अटैक को अब किस तरह देखती है, क्योंकि अगर ये अफगानिस्तान से ही हुआ है जिसके ज्यादा चांसेस यही हैं, तो फिर तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो बहुत शदीद एक जंग शुरू हो सकती है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली हमें इस चीज का ट्रस्ट है कि पाकिस्तान एक रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, ऑब्वियसली ये कहना तो एक अजीब सी बात होगी कि पाकिस्तान में हर चीज सही चल रही है, पॉलिटिकली चीजें स्टेबल चल रही है, लेकिन इन इनस्टेबिलिटीज के बावजूद पाकिस्तान की फोर्सेस ने अपना लोहा मनवाया, अपने से बहुत बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को शिकस्त दी। तो हमें इस चीज का वो है कि पाकिस्तान की जब तक चेन ऑफ कमांड मौजूद है, पाकिस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की इंटेग्रिटी और डिफेंस करने के लिए मौजूद है, तो हमें इस बारे में कॉन्फिडेंस है कि कोई भी हमला कहीं से भी हो, वी विल रिटेलिएट और हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अभी बस इसका चीज का इंतजार होगा जरूर कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या रियासत है, इस हमले को बेसिकली हम किसके साथ एविडेंस की बेस पे हम हमारा रिएक्शन किसके अगेंस्ट होगा। हिंदुस्तान तो है ही, लेकिन क्या अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल किया गया आपकी तरफ, फिर ये इम्पोर्टेंट सवाल होगा जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मेहर साहिबा की जानिब जाएंगे। मैम, अगर हम देखें तो एक तरफ ये अफगान तालिबान रजीम खुद को मजहब के चैंपियन समझते हैं, मजहब के अलंबरदार मानते हैं अपने आप को, और वहीं पर हम देखते हैं कि दूसरी जानिब भारत की सपोर्ट के साथ वो जो है एक मुस्लिम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करवाते आ रहे हैं। तो क्या कहता है इनका मजहब, क्या मजहब इनको इतने जुल्म और जबर की इजाजत देता है? देखिए, मजहब के ऊपर तो आपने देखा है हमारी फॉल्ट लाइंस जो है वो हमेशा एक्सप्लॉइट होती आई हैं पाकिस्तान की, और उसी को दुश्मन हमेशा एक्सप्लॉइट करता है बदकिस्मती से। अब हमारा अलमिया ये है अभी कि हमें खुद इस हवाले से जो एक यकसुई पैदा करनी है, वो उसकी अशद जरूरत है। अब मजहब के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन इज नथिंग न्यू। हम हर महाज के ऊपर लड़के बयानियों की हर जंग को देख चुके हैं। अब आप देखें, एक तरफ आपका एक पड़ोसी है जिधर बिहार इलेक्शन में एक मुतवक्के हार है, मुतअद्दिद इलेक्शंस में हमने देखा है धांधली के इल्जामात लगे हैं। कल न्यू दिल्ली के अंदर लाल किले के करीब बड़ा जोरदार धमाका हुआ, और इससे पहले के कोई सरकारी तौर पे ब्लेम गेम शुरू होती, आपने देखा कि उनका मादर पिदर आजाद मीडिया जो है उसने पहले ही एक हेट मॉन्गरिंग स्टार्ट कर दी और पाकिस्तान के ऊपर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी डालनी शुरू कर दी। इसी तरह ये इंडियन मीडिया के मुताबिक जो बिहार इलेक्शन में गो के एक रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, राहुल गांधी की तरफ से भी उधर की मोदी सरकार के ऊपर धांधली के इल्जामात बढ़ते चले जा रहे हैं। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। मोदी सख्त तरीन दबाव का शिकार है, और जब जब नरेंद्र मोदी दबाव का शिकार रहा है, आपने देखा है कि उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हवाले से अपने आप को और मुसलमानों को परसिक्यूट करके अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश की है। दिस डेट्स बैक ऑल द वे बैक टू गुजरात। अब नरेंद्र मोदी का ये दबाव जो उसके ऊपर है, इसी वजह से आप देख रही हैं कि तीनों अफवाज पर मुश्तमिल उधर उन लोगों ने एक्सरसाइज और मशकें तरतीब दी, वो कल ही गालिबन इख्तिताम को पहुंची हैं। दिस इज अगेन ट्राइंग टू हीट अप द सिचुएशन। अब उधर गो के तमाम तर तज्जिए और राय आमा जो है वो भरपूर तरीके से एक मुतहर्रिक हो चुकी है कि 11वें साल के बाद भी मोदी का जो रूल है वो कमजोर पड़ रहा है। आरएसएस जैसी जमातें हेट मॉन्गरिंग, मजहब के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइट करना, लोग अब वो मुकम्मल तौर पर उनको पहचानना शुरू हो गए हैं, उनसे दूरी इख्तियार की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मजहबी जुनूनियत के ऊपर वहां सवाल उठाया जा रहा है। माइंड यू, देखिए मैंने जब शुरू में कहा ये हमारी फॉल्ट लाइंस तो थी, ये ग्रेट इंडिया, स्पेक्टेक्युलर इंडिया तो अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहता था ना, बड़े दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत गर्दानता था। आज उनके हालात देखिए आप, नौजवानों के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तजारत का पहिया रुक चुका है, अमरीकी पाबंदियां वहां बढ़ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर आप देख रहे हैं कि उधर नौजवान सियासी तबकात, तमाम तर जो उनके तबकात हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो सरापा सवाल हैं। साबिक जो उधर के फौजी हैं वो तो बड़े खुल के बात कर रहे हैं कि किस तरह उनको शिकस्त हुई है और किस तरह पाकिस्तान ने भरपूर फतह हासिल की है। अब और इंटरनेशनल स्टेज पे इंटरव्यूज देते हुए कर रहे हैं। अब ऐसे में आप देखें लाल किले के करीब एक धमाका होता है, बहुत से सवालात को जन्म देता है। बिहार इलेक्शन को भी इस कॉन्टेक्स्ट में लाइए, प्रेशर को इस कॉन्टेक्स्ट में लाइए। इलेक्शन से कबल मोदी ने 10 से ज्यादा रैलियों से खिताब किया है, महाराष्ट्र में, यूपी में, आसाम के अंदर, और हर जगह हेट मॉन्गरिंग की गई है। वज़राए आला समेत तमाम तर उधर उनकी जो जिसे आप किचन कैबिनेट कहते हैं, जो अंदर के तमाम तर अमित शाह हैं, दीगर हैं, मरकजी काबीना के वज़रा हैं, वो सारे उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, आगे आगे थे। लेकिन मोदी और उसका इत्तेहाद जो है वो हारता दिखाई दे रहा है।
आपको लगता है कि इसकी फ्रस्ट्रेशन के स्पिल ओवर इफेक्ट्स नहीं होंगे? इनकी जो एक स्टेटेड रियासती पॉलिसी है कि पाकिस्तान में हम क्रिएट करो, वो नहीं करेंगे? आइंदा इलेक्शंस के ऊपर भी इन इलेक्शंस का असर होना है. इट विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द इलेक्टोरल ट्रैजेक्टरी ऑफ नरेंद्र मोदी गोइंग फॉरवर्ड. हिज एंटायर पॉलिटिकल कैपिटल इज एट रिस्क. और इस धमाके से हटके आप देखें कि दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं. दूसरी तरफ भी उतनी ही फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज एक ऐसी हुकूमत है अफगानिस्तान में जिसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा, जिसके पास ना लेजिटिमेसी है ना क्रेडिबिलिटी है, जिसको इस लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी के साथ एक लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान है जिसको पाकिस्तान की जरूरत है, सर्वाइवल के लिए जरूरत है, फॉर ट्रेड जरूरत है. मगर अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उनकी आशीर्वाद से, उनकी आगाही से, क्योंकि ये करने से वो आइडियोलॉजिकली और नजरियाती तौर पर कमजोर हो जाते हैं. और ये बात वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज बैत लेनी है. एक इस्लामिक उम्मा का जो इन लोगों ने उठाया हुआ है, एक पूरा प्रचार किया हुआ है, उस हवाले से कमजोर पड़ जाता है. दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड. और इस तरह से आपका फिर दूसरा वाला नेबर जो है वो डिनायल में है, वो मानने को तैयार नहीं है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करे. तो देखिए इस सारी सूरत हाल के दरमियान आप क्या देखेंगी कि मजहब के नाम पे भी एक्सप्लॉयटेशन होगी, लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर होगी, इकोनॉमिकली वीकन करने की कोशिश की होगी, और बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो मुतहर्रिक हो जाएंगे इसके दरमियान. सो एट अ टाइम लाइक दिस मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी है जो ये कहेगा कि हम लोग अपने दिफा पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. Our defense has to be stronger than ever before and a multi-pronged approach, not just के एक conventional warfare के हवाले से. You know, the world has changed. Now you're looking at 5th generation warfare, you're looking at cyber war, you're looking at information war, you're looking at a war of narratives, बयानिए. So ये multi-pronged war है. And बदकिस्मती से यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का काम नहीं है, ये सियासतदानों का भी काम है कि इस नैरेटिव बिल्डिंग में अपना हिस्सा डालें. As statesmen, as legislators, as people who have been voted in, जिनको अवाम ने वोट डाल के इधर बरसर इख्तिदार लाई है कि भाई हमारे मुस्तकबिल के फैसले करो, हमें तहफ्फुज़ यकीनी बनाओ, इंश्योर कि हमारी जिंदगी जान और माल को तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा, और आप करेंगे तो nobody can sit on the back benches and say कि चलें जी ये आपका काम है, ये आप कर लीजिए, आप ऑपरेशन भी लड़ लीजिए, आप पॉलिसी भी मुरतब कर लीजिए, फैसले भी कर लीजिए, हम मेयर पपेट्स की तरह काम कर लेते हैं और आपस की छोटी छोटी चपकलशों के अंदर पड़ते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, किसी को जेल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, दूसरा बैठ के हर पॉलिसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं. मेरा मतलब है कि एक APC बुलाने में आज क्या कबाहत है, मुझे बताइएगा. ये वजीर आजम पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए. बिल्कुल कोई कबाहत नहीं मेहर साहिबा, और इनिशिएटिव लेंगे तो मामला जो है वो हल की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर मामला झुके तो ही दिखाई देंगे.